गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी एकता मैम फिर से आई है हिंदी के एक पाठ जिसका नाम है साग, उसको पढ़ाने। यह हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुगूंज का पाठ 13 है। इसका नाम क्या है? साग। साग खाया है तुम लोगों ने? किसका किसका साग खाया है? पालक का, चने का खाया है ना। लेकिन इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे मरसा के साग के बारे में। जैसे चौलाई का साग होता है ना, ये भी उसी तरह का होता है और ये जल्दी उग जाता है। अच्छा बच्चों, इस पाठ में बात हुई है दो क्रांतिकारियों की। एक है विशेश्वर प्रसाद और दूसरा है रहमान खान। एक हिंदू और एक मुसलमान, लेकिन दोनों का केवल एक ही उद्देश्य क्या है? अपनी माँ, अपनी भारत भूमि। देश प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ा है। बच्चों, आज हम लोग आज़ाद है ना, पर यह स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है। ना जाने कितने धरती के लाल फांसी के फंदे में झूल गए, ना जाने कितनों ने बंदूक की गोलियां खाई हैं। इस देश पे हंसते हंसते न्यौछावर हो गए और ऐसे ही वीरों को क्रांतिकारी कहा गया। और फिर 200 साल की दास्ता के बाद हमें आज़ादी मिली। तुम लोगों को याद है ना, आज़ादी का 75वां साल हमने कैसे मनाया था? हाँ, हम लोगों ने उसको अमृत महोत्सव का नाम दिया था। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ साग। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। अंग्रेजी शासन की गुलामी के दौरान मुट्ठी भर लोगों ने अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध अपने अपने ढंग से किया, और जब वे क्रांतिकारी अंग्रेजों के चंगुल में फंस जाते थे तो अंग्रेज अफसर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था तो उस पर सब ने इकट्ठे विद्रोह नहीं किया, थोड़े थोड़े मुट्ठी भर लोगों ने विद्रोह किया। और अंग्रेज जब उन्हें पकड़ लेते थे, भाई पकड़े तो जाएंगे ना, जैसे पुलिस चोरों को पकड़ती है, तो उस समय उनका शासन था, उनकी पुलिस थी। तो क्रांति करने वाले क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए आवाज़ उठाते थे उनको वो गलत लगते थे, क्योंकि उनका शासन तो वो ख़त्म कर देंगे ना। अगर उनकी क्रांति रंग लाएगी तो उनका क्या होगा? तो इसलिए उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिससे और लोग भी डर जाएं, कोई भी क्रांति के लिए आगे ना आए। तो इसलिए अमानवीय, मतलब जैसे मानव से किया जाता है वैसा भी नहीं, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। जेल में तैनात सभी भारतीय इस आतंक के खेल को चुपचाप भयभीत होकर देखते थे। कुछ उसमें जो है अफसर भी, जो अपने नीचे वो लोग दूसरे अफसरों को रखते थे, वह भारतीयों को ही रखते थे। और वो सब, उसके अलावा जो दूसरे कैदी होते थे वो भी भारतीय होते थे। वो सब इस तमाशे को, वो इस तरह का जो आतंक होता था वो सब देखते थे, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था, भयभीत होकर देखते थे, क्योंकि सब में परस्पर भय था। भय मतलब डर था। अंग्रेजों के आतंक व षड्यंत्र का वे विरोध नहीं कर पाते थे। जरा सोचें, अगर अंग्रेजों के अधीन नौकरी करने वाले एकजुट होकर विरोध करते तो स्थिति बेहतर हो सकती थी। अरे तो उनकी सरकार चलती कैसे थी? उनकी सरकार तो हम हिंदुस्तानियों से ही चलती थी ना। तो अगर वो लोग उस समय इस तरह उनका साथ ना देते, अपने भारतीयों का ही साथ देते, तो शायद स्थिति बहुत अच्छी होती। इस कहानी में हमको क्या मूल्य मिलेगा? इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो हम इससे ये समझेंगे कि जुल्म करने वाला तो दोषी होता ही है, किंतु जुल्म सहने वाला भी गलत होता है। वह स्वयं भी जुल्म को बढ़ावा देता है। जब आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, आप उसको बर्दाश्त करें तो वो और जुल्म करेगा। जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा। चलो बच्चों, अब कहानी शुरू करते हैं। जिला जेल की फांसी की कोठरियों में विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान बंद थे। ये जो दो क्रांतिकारियों का नाम लिया है उनको पकड़ लिया गया था, और वो जिला जेल की फांसी की कोठरियों में, जहाँ पे फांसी दी जाती है, उस कोठरियों में इन दोनों को बंद कर दिया गया था। जैसे लोहे के पिंजरों में बंद सर्कस के शेर और चीते को लोग है विस्मय और कौतूहल से देखते हैं। विस्मय मतलब हैरान, और कौतूहल माने जिज्ञासा से देखते हैं, वैसे ही बड़े बड़े अंग्रेज सिविल सर्जन साहब, अब ध्यान देना, सिविल सर्जन साहब, सर्जन किसके लिए होता है? जो डॉक्टरी करते हैं, जो डॉक्टर में आपके सर्जरी करते हैं। बगावत के पश्चात जिले की व्यवस्था सुधारने के लिए आए कलेक्टर साहब, यानी दो लोगों का जिक्र हुआ है, जो सिविल सर्जन हैं
अब ये 2-4 हो सकते हैं। और दूसरे कलेक्टर साहब फांसी की कोठरियों के जंगले के सामने खड़े हो इन कैदियों को देखते थे, परंतु इन बड़े अफसरों के मुख पर सर्कस देखने वालों का कौतूहल नहीं, घृणा थी। जैसे हम लोग सर्कस देखते तो कितना हम लोगों में आश्चर्य और सरप्राइज, हैरानी होती है ना, इनमें ये सब नहीं था। इनको नफरत थी। क्यों नफरत थी, पढ़ते हैं आगे। जब ये दोनों कैदी जेल में आए, इनके शरीर पर गोलियों के घाव थे, मतलब इनको इन्होंने गोली मार के पकड़ा था। अंग्रेज सिविल सर्जन साहब ने कर्तव्य का पालन करने के लिए चीर फाड़ कर विशेषर प्रसाद के घुटने से और रहमान खान की कमर से गोली निकाली। मतलब विशेषर प्रसाद को घुटने में गोली लगी थी और रहमान खान को कमर में गोली लगी थी। और उनकी दवा दारू की, डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो सर्जन अपना काम जैसे करते हैं वो उन्होंने किया। इस कर्तव्य का पालन करते समय साहब का चेहरा घृणा से छुआरे की भांति सिकुड़ जाता था। मतलब वो सोचते थे हमारा तो शासन है, हम लोग तो इनके मालिक हैं, ये गुलाम हैं, और बताओ हमको इनकी सेवा करनी पड़ रही है। तो छुआरा जैसे ड्राई फ्रूट होता है ना, सिकुड़ा सा, तो उनको मतलब घिन होती थी, उन्हें नफरत होती थी, पर मजबूरी थी कि उनकी ड्यूटी है तो उनको करना ही करना है। ने चारों ओर अदब से सहम कर खड़े हुए अपने हिंदुस्तानी मुसाहिबों जेलर, मुसाहिबों का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है, किसी बड़े आदमी के पास उठने बैठने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा हिंदुस्तानी जिसको पदवी मिली है जेलर की, और वो बड़े आदमियों, मतलब जो अंग्रेज़ों के शासन के बड़े अफसर हैं उनके साथ उठता बैठता हो, ऐसे व्यक्ति है हिंदुस्तानी। दूसरा जेल के डॉक्टर यानी सर्जन, कंपाउंडर, जेल के बाबू लोगों और वार्डरों को सुनाकर साहब टूटी फूटी हिंदुस्तानी में कहना ना भूलते। मतलब जिनसे वो कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके सामने क्यों कह रहे हैं, जिससे कि ये इसके प्रति दया का भाव न रखें। इन बदमाश लोगों ने साहब लोगों को बंगले में जलाकर मारा है कि इन दोनों क्रांतिकारियों ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि इसने अंग्रेज अफसरों को उनके बंगले सहित जला डाला, बंगले में जलाकर मार डाला। तो तुम लोग इनके प्रति दया भाव ना रखना, ये लोग हत्यारे हैं। गोलियों के घाव ठीक हो जाने से पहले ही दोनों कैदियों के पाँवों में साहब के हुक्म से बेड़ियां डाल दी गई थी। मतलब इससे उन लोगों से इतना ये लोग घबराते थे कि उनको बंद रखा है, लेकिन उनके पाँव में बेड़ियां भी डाल दी हैं कि वे किसी भी तरह से ये भाग ना सकें। उन पर तुरंत मुकदमा चलाकर सजा देने के लिए सेशन जज तशरीफ़ लाए। बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा गया है, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर मुकदमा चला दिया जाए और इनको सजा दे दी जाए। शीघ्र ही, जल्दी ही पर्याप्त गवाही और सबूत पेश हो जाने से उन्हें सेशन जज साहब ने आग लगाने और हत्या के अपराध में फांसी का हुक्म सुना दिया। तो उनको किसका हुक्म दिया गया कि इनको फांसी दे दी जाए। सरकार के कायदे से फांसी की सज़ा पाए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट में अपील की जाती थी। सेशन जज जो आए उन्होंने तो दे दी सज़ा, लेकिन इसके आगे एक और सिफारिश की जाती है, वो सिफारिश होती है हाई कोर्ट में। तो इनकी तरफ से भी हाई कोर्ट में अपील की गई। इन दोनों अभियुक्तों की ओर से अपील की गई। हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा रद्द हो जाने या सज़ा पर हाई कोर्ट की मंजूरी की मोहर लग जाने की प्रतीक्षा में उन्हें लोहे की सीख चादार कोठरियों में बंद रखा गया। अब दो ही फरमान आएंगे, या तो उनकी फांसी की सज़ा हटा के उनको और कोई सज़ा दे दी जाएगी, या फिर उनको सज़ा दे दी जाएगी। तो जब तक ये दोनों का फैसला आए उससे पहले उनको सीखचादार कोठरियों में बंद कर दिया। अंग्रेज सिविल सर्जन साहब जब भी इन कोठरियों के सामने आते, घृणा की सिकुड़न उनके चेहरे पर आ जाती। अधिक कुछ कहने का अवसर न होने पर मर्डरर, हत्यारे कुछ कहकर वे एक और थूक देते। अब जो सर्जन जब भी उस तरफ आते थे तो वो जैसे ही इन कोठरियों के सामने निकलते थे तो जैसे बहुत नफरत, अरे ये लोग बहुत हत्यारे हैं भाई, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, ऐसे कह के वो घृणा दिखाते थे और वहीं पे थूक देते थे। साहब का रुख देख ऐसे भयंकर कैदियों के ऊपर हिंदुस्तानी जेलर, दूसरे अफसर और वार्डर सब विशेष सख्ती रखते थे। अब जब बड़े साहब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो जो जेलर हिंदुस्तानी है, वो जो वहाँ पे दूसरे अफसर हैं और जो वार्डर हैं,
जो वहाँ सब ड्यूटी कर रहे हैं, जो जिनको वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, वे सब साहब का ऐसा रुख देखकर कि साहब अगर हमने ज़रा सी भी नरमी दिखाई ना तो कहीं साहब हम पे ही ना बिगड़ जाएं, तो ऐसा रूप देख कर वो लोग क्या करते थे, वो लोग भी बहुत सख्ती से पेश आते थे उन लोगों के साथ। कभी कोई दूसरा कैदी उनकी कोठरी की छाया के समीप भी न जा पाता, मतलब दूसरे कैदी को भी उनके करीब नहीं आ पाते थे, उसको तो छोड़ो उसकी छाया तक भी नहीं आने देते थे, कहीं ऐसा ना हो कि इन क्रांतिकारियों का रूप उन पे न चढ़ जाए, इनसे वो प्रभावित ना हो जाए, तो दूसरे कैदी को भी उनके समीप नहीं आने दिया जाता था। उनके सामने आते ही सब अफसरों और वार्डरों के चेहरे पत्थर की तरह भावशून्य और कठोर हो जाते थे। जैसे ही बड़े साहब आते थे तो उसको देख के जो हिंदुस्तानी जेलर थे और जो वार्डर थे, जो वहाँ पे काम करते थे, वो सब एकदम ऐसे हो जाते थे जैसे उनके अंदर भावशून्य, कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, सब बहुत कठोर, बहुत एकदम अपने आप को हार्ड दिखाते थे कि हम लोग को कोई दया ममता नहीं है, ऐसा वो उनके सामने प्रदर्शित करते थे। विशेषर और रहमान खान अपने अपराध का बोझ जानते थे। वो दोनों जानते थे कि हमने कोई छोटा मोटा काम तो नहीं किया है, हमने तो बहुत बड़ा कांड किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। क्षमा की कोई आशा न थी। उन्हें मालूम था जो हम करके आए हैं उस पर हमको कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। परंतु निराशा में विस्मय था, लेकिन उनको एक थोड़ा सा उदासी थी, एक उनको बड़ी हैरानी थी और उसमें वो थोड़ा उदासी भी थी। इन तमाम हिंदुस्तानियों को उनसे द्वेष और भय क्यों है? अरे हम कर तो हिंदुस्तान के लिए रहे हैं, कर तो हम हिंदुस्तानियों के लिए रहे हैं, तो जो यहाँ पर तैनात हैं, जो यहाँ पे इनके अधीन काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी, वो हमसे द्वेष रख रहे हैं, वो हमसे नफरत कर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं, हम उनको थोड़ी ना नुकसान पहुँचाएंगे। जिस अंग्रेज़ सरकार से वे लड़ने गए थे उस सरकार का अंग्रेज़ तो कभी कभी ही दिखाई देता था। अरे यहाँ पे तो पूरी टीम हिंदुस्तानियों की है, जो बड़ा अफसर है वो तो कभी कभी आता है। वह सरकार तो स्वयं उन जैसों के ही हाथ से चल रही है। अरे वो लोग तो दूसरे देश से हमारे देश पे शासन करने आए हैं, वो लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनके अधीन होकर हमारे हिंदुस्तानी ही काम कर रहे हैं। देश को आज़ाद किया जाए तो किससे? अरे हम देश को उनसे आज़ाद करने आए कि हम देश को अपने हिंदुस्तानियों से ही आज़ाद करने आए हैं? यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि अंग्रेज़ों के अधीन जितने भी नौकरी कर रहे थे उसमें कितने तो हिंदुस्तानी ही थे। अगर वो उनकी मदद ना करते, उनके अधीन होकर नौकरी ना करते, तो उनकी शक्ति तो वैसे ही आधी हो जानी थी। अंग्रेज़ों को जलाकर उनका खून करने वाले इन हत्यारों के प्रति साहब लोगों के क्रोध और घृणा के कारण प्रतिहिंसा का अंत न था। भाई इन्होंने तो अंग्रेज़ों का ही विद्रोह किया था, उनके ही साहब को मार दिया था, तो इसलिए इनके प्रति क्रोध और घृणा कुछ ज़्यादा ही दिखाई जा रही थी। हाई कोर्ट से दोनों को फांसी लगाने की स्वीकृति आने पर इन्हें फांसी की रस्सी पर छटपटाते देखने के लिए जेल के बड़े साहब और बगावत से जिले की बिगड़ी अवस्था सुधारने के लिए आए दूसरे अंग्रेज अफसर तड़के ही जेल पहुंच गए। जैसे बदला नहीं लेने की आग होती है कि अरे इन्होंने तो हमारे अफसर को मारा है, इनकी वजह से तो हमारी व्यवस्था, पूरी अवस्था जो है बिगड़ गई है, तो इनको तो हम छटपटाते ज़रूर देखेंगे कि जब फांसी पे इनको लटकाया जा रहा है तो कैसे ये छटपटाते छटपटाते अपनी जान देते हैं। तो ऐसा दृश्य देखने के लिए जो दूसरे अंग्रेज अफसर थे ना, वो जल्दी ही जेल पहुंच गए कि इनको तो आज देखना है। मृत्यु सामने थी, मृत्यु की ओर उन्हें शत्रु की प्रतिहिंसा ले जा रही थी। उनको दिख रहा था कि अब तो हमारी मृत्यु सामने है। प्रतिहिंसा का मतलब समझते हो? हिंसा के बदले हिंसा। उन्होंने हिंसा की थी ना, उन्होंने जिंदा जलाया था, तो उसी प्रतिहिंसा के बदले में शत्रु उन्हें मृत्यु की तरफ ले जा रहा था कि अब तो इन्हें फांसी देनी देनी है। शरीर देकर भी उस प्रतिहिंसा के सम्मुख स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने के लिए, परास्त न होने के लिए उन्होंने फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भी पुकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तुम समझ रहे हो बच्चों वो जज्बा? सामने मौत खड़ी हो, भाव था बहादुरी का, जिंदा दिली का, देश प्रेम का, देश से ईमानदारी का, जज्बा था अपने देश के लिए कुछ करने का। वरना सामने ऐसी मौत खड़ी हो ना, नारे तो बहुत दूर की चीज़ है, मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती, हूँ हाँ भी नहीं निकलता। और उन्होंने अपने चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों की ओर देखा। वे काठ की मूर्तियों की भांति भावशून्य और स्थिर थे। मतलब उनके आसपास जो उनकी अंग्रेज़ों के अधीन नौकरी कर रहे थे वो हिंदुस्तानी,
वो ऐसे काठ काठ मतलब जानते हो क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी की मूर्ति कैसे होती है? मूर्ति तो होती है, वो ना हिलेगी, ना उसमें भाव होंगे, ना उनको दुख होगा, ना उनको हंसी होगी, ना उनकी आंखों में चमक होगी, कुछ नहीं होगा। स्थिर थे, कोई भावना नहीं थी, भाव शून्य थे, कुछ नहीं कह रहे थे। मृत्यु के क्षण में भी अपनों से अपनेपन का कोई संकेत उन्हें ना मिला। जिन जिन हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने ये क्रांति करी, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने अफसरों को उनके घरों में जलाया, उनके बंगलों में जलाया, उन्हीं अपनों से उन्हें कोई अपनेपन का संकेत नहीं मिला। मतलब वो मर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ हिंदुस्तानी खड़े हैं, किसी को कोई दर्द नहीं हो, केवल शत्रु के चेहरे पर दांत पीस लेने का संकेत था। लेकिन अंग्रेज अफसर बस किसी तरह खिसियाए हुए थे, जैसे बस जल्दी से इनको फांसी हो। वो समझे बच्चों कि काठ की मूर्तियाँ बने हुए थे, भाव शून्य थे, स्थिर थे, कोई संकेत नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों नहीं अपने लोगों से अपनेपन का संकेत मिला? इसलिए नहीं मिला कि जो हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहे थे, उनके अधीन थे। पहला डर तो उनको था कि ये लोग हमको नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। नौकरी से निकालेंगे चलो ठीक है, फिर ये लोग इसी तरह हमको भी टॉर्चर करेंगे, हमें भी इसी तरह से परेशान करेंगे, तो हम पर भी अत्याचार करेंगे। इसी डर ने उन्हें भाव शून्य बना दिया था। वो स्थिर खड़े थे काठ की मूर्तियों के तरह। विशेषर और रहमान के संबंधी रोते हुए अपने आदमियों की लाशें पाने के लिए जेल के फाटक पर खड़े थे। कलेक्टर साहब ने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। बागियों की लाश का प्रदर्शन शहर में होने से शांति भंग होने का भय था। अब उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो लाश थी, उसको लेने के लिए उनके रिश्तेदार बाहर आ गए। लेकिन कलेक्टर साहब जानते थे कि अगर ये बाहर गए तो इनको देख के और भी लोग भड़क जाएंगे, हो सकता है और विद्रोह हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उनकी बॉडी को, उनकी लाश को बाहर दिया ही नहीं। सिविल सर्जन साहब के हुक्म से हिंदुस्तानी जेलर हाजिर हुए। अब जो सर्जन थे उन्होंने हुक्म दिया, आदेश दिया, और उनकी आदेश को सुनकर हिंदुस्तानी जेलर वहाँ पे हाजिर मतलब उपस्थित हुए। साहब ने हुक्म दिया दोनों बागियों की लाशें जेल के भीतर ही दफनाई जाएं, मतलब बाहर जाने ही ना दो। दांत पीसकर साहब ने कहा इनकी लाशों पर मरसा का साग बोया जाए। साग तैयार होने पर सब साहब लोगों के यहाँ भेजा जाए, मतलब हिंदुस्तानियों को बताया जाए, देखो तुम्हारी हम लोग क्या गत कर रहे हैं, पहले तो तुम लोगों को मार रहे हैं और उसके बाद तुम्हारे ऊपर साग भी उगा ले रहे हैं। मरसा का साग बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। गहराई तक भुरभुरी कब्रों की ज़मीन पाक वह और भी खूब ऊंचा उठ गया। भाई ज़मीन पर उन्होंने जहाँ पे उनको दफनाया, वो ज़मीन की मिट्टी को उन्होंने भुरभुरी हो गई, और जब भुरभुरी हो गई तो वहाँ पे उनको साग को उगने के लिए ज़मीन अच्छी मिल गई, और ज़मीन अच्छी मिल गई तो साग बहुत अच्छे से वहाँ पे खिल गया। एक दिन साग को खूब हरा भरा देख सिविल सर्जन साहब ने साहब लोगों को भेजे जाने की फरमाइश की। मतलब उन्होंने कहा साग तो उगाया है, इसको काटो, बनाओ और साहब लोगों को भेजो। जेल भर में खबर फैल गई, बागियों की कब्रों का साग आज साहब लोगों के यहाँ गया है। जिन्होंने बगावत की थी ना, उनकी कब्रों का साग, देखा उनका क्या हाल किया गया। उनकी कब्रों पे हम लोगों ने साग उगा दिया। रात पड़ने पर जेल बंद हुआ। बैरकों में बंद प्रत्येक कैदी के मन में साग की बात, कैदी कल्पना कर रहा था हिंदुस्तानी को अंग्रेज खा रहा है। प्रत्येक सभी कैदियों का मुंह बंद था ऐसी बात कहने की रिपोर्ट अगर साहब के सामने हो जाए। मतलब सबके मन में बड़ी व्यथा थी कि बताओ ये हिंदुस्तानी का हाल किया, और आज उस हिंदुस्तानी को अंग्रेज खा रहा है। पूरे देश को ये लोग खा रहे हैं, हमारे पे शासन कर रहे हैं, हमको गुलाम बना रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मान लो ऐसा कुछ भी इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग सोच रहे हैं। इस डर से सबने अपना मुंह बंद रखा था, और ऐसा पता चलने पे कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए। इस डर से सबके सब मुंह बंद करके बैठे थे। जेल के प्रत्येक अफसर के मन में साग की बात थी। सबके दिमाग में चल रहा था आज तो वही साग कटेगा, वही बनेगा। प्रत्येक अफसर और वार्डर मन में कल्पना कर रहा था। सब तो हिंदुस्तानी थे ना जो उनके अधीन नौकरी कर रहे थे, कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को खा रहा है। परंतु जेलर साहब दूधिया मसहरी में, मसहरी का मतलब होता है बच्चों मच्छरदानी, दूधिया मतलब दूध के रंग की, यानी कि वाइट।
सफ़ेद मच्छरदानी में पंखे के नीचे। पंखा चल रहा है, मच्छरदानी लगी हुई है। दिल में उबाल लिए मतलब उनको गुस्सा भी है। तकिए में मुंह दबाए पड़े थे, लेकिन तकिए से अपने मुंह को ढके हुए थे कि उनके भाव किसी को पता ना चले। डॉक्टर और कंपाउंडर साहब चादर में सिर छिपाए यही सोच रहे थे। बड़े वार्डर मैले फटे कंबल में आंख मूंदे और केवल 20 रुपये माहवार पाने वाले नए सिपाही खुर्राटी खटिया पर औंधा मुंह किए यही सोच रहे थे, परंतु शब्द किसी के होठों पर न था। सबके मन में क्या बात चल रही थी? अंग्रेज हिंदुस्तानी को कहा रहा है। इसमें कौन कौन था? डॉक्टर, कंपाउंडर, कोई चादर में सिर छिपाया था, कोई मुंह दबाया था। 20 रुपये माहवार मतलब 20 रुपये वेतन। उस समय 20 रुपये का बहुत मूल्य होता था। आज 20 रुपये का मूल्य नहीं है, तो 20 रुपये की तनख्वाह पाने वाला सिपाही भी खटिया पे औंधा मुंह, औंधा माने उल्टा मुंह करके भी यही बात सोच रहा था। सब यही बात सोच रहे थे, पर हिम्मत किसी की नहीं थी और सब अपने होठों को सिले हुए थे। किसी के होंठ से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मन हो जाने की खुशी में साहब लोगों के क्लब में उस दिन डिनर था। जैसे कुछ अच्छा होता है तो हम लोग पार्टी करते हैं ना, तो उस दिन उन्होंने अपने क्लब में पार्टी की थी। रात में डिनर किया था, रात्रि भोजन किया था। हिंदुस्तानी बहरे, अब बहरे कौन थे? यानी उनको सर्व कौन कर रहा था? वो भी हिंदुस्तानी ही थे। स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ। तस्तरियों माने छोटी छोटी कटोरियों में हिंदुस्तानी बागियों की कब्र पर उगा साग साहब लोगों के सामने पेश कर रहे थे। उन्होंने भी साग की कहानी सुनी हुई थी। उनको ही पता था कि ये साग किसकी कब्र पे उगाए गए हैं। वो अच्छे से जानते थे कितना अत्याचार किया, पहले गोली मारी, फिर बेड़ियों से बांधा, उनको जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया और आखिरी में उनको फांसी दे दी। उनके चेहरे भी आतंक से सहमे हुए थे। ये सब सोच के वो सब डरे हुए थे। सहमे हुए थे मतलब डरे हुए थे। पाँव में कमजोरी अनुभव हो रही थी। क्या करें, नौकरी तो उन्हीं की करते थे ना, तो उनको खिलाना था, लेकिन अंदर से बहुत घबरा रहे थे। परंतु हाथ भय से साहब की सेवा में मशीन की भांति अपना काम करते जा रहे थे। मतलब इतना डर था, इतना खौफ था, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ नहीं रुक रहे थे कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। बस एक के बाद एक चीज़ को सर्व कर रहे थे, एक के बाद एक चीज़ को उन्हें पेश कर रहे थे। जैसे लग रहा था कोई मशीन काम कर रही है। बात सबके दिल में थी, परंतु किसी के होठों पर ना आ पाती थी। साहब के भय से और आपस में एक दूसरे के भय से। मतलब साहब से तो डर ही रहे थे, और उन्हें ये भी था कि मेरे साथ वाला जो हिंदुस्तानी है, या जो भी मेरे अगल बगल खड़ा है, या जो कोई भी, तो मेरी हमने अगर किसी से कुछ कहा, कहीं ऐसा ना हो ये जाके मेरा ही भेद खोल दे। मतलब एक दूसरे के भय से उन्हें एक दूसरे पे भी विश्वास नहीं था कि मेरा साथी भी तो मेरा गद्दारी कर सकता है ना, कहीं यही मेरे खिलाफ जाके कुछ ना कह दे। आह सबके दिल में थी, परंतु आहें सबकी अलग अलग बिखरी हुई थी। सबको तकलीफ थी, सबके मन में डर था, सब डरे हुए थे, सब सहमे हुए थे, पर कोई अपना दर्द दूसरे को नहीं बता रहा था। निर्जीव श्वासों की भांति उनके हृदय से निकल हवा में समाप्त हो रही थी। अरे कोई चीज़ निर्जीव है जिसमें कोई जान ही नहीं है, उसकी सांस का कोई मोल है? बस ऐसे ही उन सब की आहें निर्जीव श्वासों की भांति उनके हृदय से निकल रही थी और हवा में समाप्त हो जा रही थी, हवा में घुल मिल जा रही थी। एक साथ मिलकर वे आधी भी शक्ति न पा सकती थी। अगर सबकी आहें मिल भी जाती ना, तब भी उनमें शक्ति ना हो पाती, क्योंकि उन्हें परस्पर भय था। उन्हें विश्वास ही नहीं था कौन अपना है, कौन पराया है, कौन गद्दारी कर देगा। वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपना भय किसी को बता ही नहीं सकते थे। भय, अपनों से भय, शत्रु से भय, सब और भय, चारों तरफ केवल भय ही भय था। वहाँ पे कोई भी अपना नहीं था, और अपना दिखने वाला भी तो गद्दार हो सकता है। अपने साथ काम करने वाला अपनी उन्नति के लिए भी तो गद्दारी कर सकता है। शत्रु से तो भय है ही, तो इसलिए सब और उनको केवल भय ही भय था। तो बच्चों, तुम लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे साग का क्या मोल था? ये साग था उन 2 क्रांतिकारियों के बलिदान का। अंग्रेज अफसर उस साग को खाकर अपनी शान महसूस कर रहे थे, पर सच तो ये है बच्चों कि वो साग तो अनमोल था, जिसको उन 2 वीरों ने अपने खून से सींचा था। जय हो ऐसे वीरों की।
तो बच्चों ये लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ओके बाय बाय।